फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर ढूंढ रहे हो, उसके नोट्स ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी लास्ट एंड तक देखना, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ना है रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। क्वेश्चन आएगा हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। हमने क्या लिखना है? रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म क्या है? इकोलॉजी की यूनिट है, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स जब आपस में मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशंस बोलते हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन को जब हम इकट्ठे गिनते हैं उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी जब आपस में मिलती है हम उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम जब आपस में मिलते हैं उसको हम बायोम बोलते हैं। और बहुत सारे बायोम जब आपस में मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इधर लिखा है टर्म इकोलॉजी किसने दी थी? अर्नस्ट हैकेल ने दी थी। दो तरह की होती है, ऑटो इकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी यानी कि स्पीशीज इकोलॉजी, इसमें हम सिर्फ स्पीशीज का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन देखते हैं, ठीक है जी। कम्युनिटी इकोलॉजी में हम पूरी कम्युनिटी का रिलेशन देखते हैं एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है ecology is the subject which studies the interactions among organisms and between the organisms and its physical या फिर abiotic environment, ठीक है। इकोलॉजी क्या होती है? इसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या इंटरेक्शन हो रही है और फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ उनकी क्या इंटरेक्शन है। नेक्स्ट है इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद organisms, population, communities, ecosystems, biomes and biospheres. नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस। टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, सैलिनिटी, पीएच एंड वेजिटेशन, इसके ऊपर क्या डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोम्स, लाइक डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा। टुंड्रा वो रीजन होता है जिसमें 12 महीने बर्फ रहती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होती है, यानी कि 200 to 400 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट आ जाता है डेजर्ट। डेजर्ट में मिनिमम रेनफॉल होती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हॉट डेजर्ट। इसमें एग्जाम्पल है सहारा डेजर्ट और थार डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में है गोबी डेजर्ट और स्पीति वैली डेजर्ट। ये बहुत अच्छी जगह है, आप इसको गूगल पे जाकर सर्च जरूर करना। नेक्स्ट है ट्रेंड ऑफ रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेनफॉल जिसमें अमेजन फॉरेस्ट्स आ जाते हैं, फिर आता है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड जिसमें स्वाना ग्रासलैंड की एग्जांपल है। नेक्स्ट डेजर्ट। नेक्स्ट आता है आर्टिक एंड अल्पनाइन टुंड्रा, जिसको हम आर्टिक सर्कल कहते हैं। ये परमाफ्रोस्ट का रीजन होता है। परमाफ्रोस्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ पर 12 महीने 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कॉचिंग राजस्थान डेजर्ट, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट। मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। डीप ओशियन ट्रेंचेस, ये क्या होती है? 500 मीटर बिलो होते हैं, यहाँ पर सनलाइट नहीं जाती। और हाइड्रोथर्मल वेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टोरेंशियल स्ट्रीम्स, परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट का मतलब आपको बताया मैंने, जो क्या होता है जिसमें 12 महीने 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट आ गया हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स, स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स। इवन अवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट है नीच। Each organism has an invariably defined range of condition that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and distinct functional roles in the ecological system. All this together comprise its niche, यानी कि इनकी कंडीशन, रिसोर्सेस और इकोलॉजिकल रोल देखता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर। पहला है टेम्परेचर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेवलेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सिस्ट 100 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल कौन सा है? आर्के बैक्टीरिया यहाँ पर क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी। नेक्स्ट अगर लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिव लेस देन और ग्रेटर देन 50 डिग्री टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 30 to 40 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट आता है यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल क्या होती हैं? इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड यूरीथर्मल। इनको एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं? मैमल्स और बर्ड्स। ठीक है, इसको हम वार्म ब्लडर भी कहते हैं और एंडोथर्म्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टीनोथर्मल कौन से होते हैं? जो नैरो रेंज का टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं। ठीक है, इनको हम एक्टोथर्मल भी बोलते हैं और कोल्ड ब्लडर भी बोल सकते हैं, या फिर पोलिकोथर्मल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेल्स और स्नेक्स। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर है वाटर। इट इज एन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। दो चीजें आती हैं, रेनफॉल और सैलिनिटी। रेनफॉल क्या करता है? प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। सैलिनिटी क्या बताता है? सॉल्ट कंसंट्रेशन बताता है वाटर में। ठीक है, इनलैंड वाटर में कितनी होती है? 5 पार्ट्स पर 1000। इन द सी में कितनी होती है? 30 to 35 पार्ट्स पर 1000। और हाइपर सलाइन लगून में कितनी होती है? लेस देन 100। यहाँ पर मैक्सिमम सैलिनिटी होती है। हाइपर सलाइन लगून्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी रिवर है, ठीक है, रिवर के बीच में से अगर कोई वाटर की लेयर जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर सलाइन लगून। नेक्स्ट दो वर्ड आते हैं यूरोहेलाइन और स्टीनोहेलाइन। यूरोहेलाइन क्या होते हैं? जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल सैल्मन। और स्टीनोहेलाइन क्या होती हैं? जो सिर्फ नैरो रेंज की सैलिनिटी को टॉलरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल शार्क। नेक्स्ट आ जाता है लाइट। 100% इंसिडेंट लाइट आती है, जिसमें से 50% क्या होती है? पार यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती हैं। उनमें से 2 to 10% प्लांट के थ्रू यूटिलाइज होती है। दैट इज इंसिडेंट लाइट कितनी होगी? 1.5%। नेक्स्ट टू टाइप ऑफ प्लांट होते हैं, हेलियोफाइट्स, जिसको हम सन प्लांट कहते हैं, जिनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और शायोफाइट्स या फिर शेडी प्लांट्स, जिनको लो सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टू वर्ड है डायोनल और नक्टर्नल। डायोनल का मतलब है डे, नक्टर्नल का मतलब है नाइट में। The source of energy below या फिर less than 500 meter in the ocean is hydrothermal vents. Among the red, green and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest water. तो deepest water में सबसे ऊपर क्या होती है? ग्रीन एल्गी होती है, उसके नीचे ब्राउन, और सबसे लास्ट में क्या होती है? रेड। सो डीपेस्ट वाटर में सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है हमें? रेड एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सॉइल। सॉइल क्या है? ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बताता है। ठीक है, क्ले सॉइल क्या होती है? इसकी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। लूमी सॉइल, ब्राउन सॉइल जिसको हम बोलते हैं, इसकी मिड में आती है। सैंडी सॉइल जिसकी मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है ग्रेन साइज। अगर बिग होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? सॉइल की कंपोजिशन देखनी होती है, ग्रेन का साइज, परकोलेशन यानी कि टेक्सचर, water holding capacity. In an aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. Stratification की आगे 4 लेयर्स हैं, लिथोरल, लिम्नेटिक, बेंथिक और प्रोफंडल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर, रेगुलेशन, कन्फर्म, माइग्रेट और सस्पेंड। सबसे पहले हमने पढ़ना है रेगुलेट। रेगुलेट क्या करता है? मेंटेन हीमोस्टेसिस, दैट इज कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उसको क्या रखता है? ये कांस्टेंट। और इंटरनल ओस्मोलैरिटी, ओस्मोलैरिटी क्या होती है? ब्लड बैलेंस को क्या रखता है? कांस्टेंट रखता है। इररिस्पेक्ट टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड फ्यू लोअर वर्टिब्रेट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट। दे कैन विथस्टैंड मैक्सिमम एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ओस्मो रेगुलेशन। ब्लड्स कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया थर्मो रेगुलेशन, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सेकंड वन आ गया कंफर्म। दे डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी। ठीक है, 99% ऑफ द एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बिकॉज रेगुलेशन इज एन एनर्जेटिक एक्सपेंसिव प्रोसेस. If the stressful external condition are localized or remains only for a small या फिर short duration, the organism has two alternative for survival. दो alternative होते हैं. Migration.
माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई भी पर्सन एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, दो तरह की होती है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन इनसाइड, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक गांव है, ठीक है, उसमें कोई पर्सन आकर रहने लग गया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन हुई है। एमिग्रेशन क्या होती है, जब कोई पर्सन, कोई गांव है, वो गांव छोड़कर शहर में चला गया, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एमिग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन्स होगी, ठीक है, आर्टिक टर्न हो गया, ये क्या करते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन शो करते हैं। नेक्स्ट आ गया सस्पेंड। सस्पेंड में दो चीजें हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या होती है, विंटर स्लीप, ठीक है, विंटर्स में सो जाते हैं, फॉर एग्जांपल पोलर बियर जो है वो विंटर में सो जाता है। एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप, ठीक है, लैंड स्नेल जो होते हैं वो समर्स में सो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया यू प्लैंकटन। यू प्लैंकटन डायपोज स्टेज में रहते हैं, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पार्शियल रेगुलेटर, कौन से होते हैं, कंफर्म और रेगुलेट, ठीक है। अडेप्टेशंस तीन तरह की होती है, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन और बिहेवियरल अडेप्टेशन, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होती है, उसमें उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, फिजियोलॉजिकल उसकी फिजियोलॉजी में जब चेंज आता है, और बिहेवियरल अडेप्टेशन जब उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, कंगारू रैट फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट टेक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत कम वाटर टेक करता है। यूरिन इसका कहाँ से होता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन के थ्रू। नेक्स्ट आ गया मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, डेजर्ट प्लांट हो गए, ठीक है, इसमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस, उनके थिक लीफ सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, थिक थिक क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स, जिनको हम संकन्स कहते हैं, टू मिनिमाइज वाटर लूज, फॉर एग्जाम्पल नीरियम। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, हैविंग स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, जिसको हम क्या बोलते हैं, CAM, दैट एनेबल देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपंचिया, फाइलोक्लेट्स, स्टेम इज थिक एंड फ्लैशी, लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, ठीक है। Mammals from cold climate generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss, ठीक है, that is exposed extremities यानी कि small, this is called Allen's rule। नेक्स्ट आ गया बर्गामैन्स रूल्स, क्या होता है, ऑर्गेनिज्म साइज जो है कोल्ड एरिया में क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और ऑर्गेनिज्म साइज वार्म एरिया में क्या होता है, स्मॉल होता है। नेक्स्ट आ गया एक्लिमेटेशन, एक्लिमेटेशन। नेक्स्ट आता है एक्लिमेटाइजेशन, एट हाई एल्टीट्यूड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है, फिर क्या होता है, ट्रांसफर होता है आरबीसीज का, एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। देन वी हैव टू इंक्रीज आरबीसीज और ऑक्सीजन, ठीक है। नोजिया हो जाता है, फिर अगर ऑक्सीजन ना मिले, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। आरबीसी काउंट ऑफ पीपल लिविंग इन हिली एरिया विल बी मोर देन लिविंग इन द सी एरियाज, ठीक है। आरबीसी काउंट क्या होता है, हिली एरिया में जो रहते हैं पीपल, उनका क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट आ गया देयर आर माइक्रोब्स, यानी कि आर्के बैक्टीरिया, दैट फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर फॉर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। Many fishes thrive in Antarctic water where temperature is always below 0 degree Celsius, ठीक है। Some organisms show behavioral responses to cope up with variation in their environment. For example, desert lizard जो है, अगर ठंड लग रही होती है उसको तो वो सन में चली जाती है, ठीक है, और अगर उसको गर्मी लग रही होती है तो वो शेड में चली जाती है। और भी एग्जाम्पल है रैबिट, रैबिट क्या करता है, बोरों में जाकर छुप जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट आगे तीन टाइप के होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो पढ़नी है। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, इट इज एन इम्पोर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के साथ लिंक हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एडेड डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर थे, ठीक है, 8 क्या आ गए, नए आ गए, रिप्रोड्यूस हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 20 + 8
28 हो गए, ठीक है। तो बर्थ रेट हमने कैसे निकालना है, नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एडेड, न्यू कितने ऐड हुए हैं, 8 हुए हैं, और जो टोटल थे वो कितने हैं, 20। तो हमारे पास कितने आ गए, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डेथ रेट। डेथ रेट कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ फॉर एग्जांपल 40 फ्रूट फ्लाइज थी लास्ट ईयर एंड 4 की डेथ होगी उसमें से, ठीक है। तो डेथ रेट कैसे निकालना है, 4 डिवाइडेड बाय 40, कितना आ गया, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेक्स रेशियो। An individual is either a male or a female but a population has a sex ratio। कहते हैं अगर अकेले इंडिविजुअल की बात करी जाए तो वो क्या होता है कि मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, लेकिन जब हम पूरी पॉपुलेशन की बात करते हैं जिसमें मेल भी आते हैं और फीमेल भी आते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उनकी सेक्स रेशियो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट गिव्स एज पिरामिड्स। देयर आर 3 फेसेस, 3 फेसेस होते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव फेस यानी कि 15 ईयर से कम वाले बच्चे, रिप्रोडक्टिव फेस यानी कि 15 से लेकर 55 ईयर्स तक के बच्चे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेस यानी कि 55 से बड़े वाले, ठीक है। पहला आ गया इफ प्री रिप्रोडक्टिव, पहला क्या पढ़ना है हमने, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड। इफ प्री रिप्रोडक्टिव हैव मैक्सिमम पॉपुलेशन, कहता है अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज में मैक्सिमम पॉपुलेशन है, रिप्रोडक्टिव फेज पॉपुलेशन इज कंपेरेटिवली लेस, तो वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फेज जो हो गया वो क्या होगा, कम होगा। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैव लीस्ट पॉपुलेशन, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्या होगी, सबसे कम पॉपुलेशन होगी। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। शेप ऑफ एज पिरामिड क्या है इसकी, ट्राइंगुलर। कहाँ कहाँ होता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल। ये किसकी शेप होगी, एक्सपेंडिंग पिरामिड की, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव उससे कम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे भी कम। दूसरी आ जाती है स्टेबल एज पिरामिड। स्टेबल क्या है, बेल शेप्ड होती है एज पिरामिड, ये फॉर एग्जांपल यूएसए और चाइना में होती है। इसमें सबकी जो क्या बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेस, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेस, ये नियरली स्टेबल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। अर्न शेप का होता है, स्पिंडल शेप का होता है। फॉर एग्जांपल जापान और जर्मनी में प्री रिप्रोडक्टिव फेज क्या कम है, थोड़ा रिप्रोडक्टिव फेज में उससे ज्यादा है, पोस्ट में भी प्री के बराबर ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन साइज को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इट नीड नॉट नेसेसरी टू मेजर इन नंबर्स ओनली, कहता हम इसको सिर्फ नंबर में ही मेजर नहीं कर सकते। इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास, कहते 200 क्या है, कैरेट ग्रास है, ठीक है, प्लांट, बट ओनली सिंगल ह्यूज बनियान ट्री विद लार्ज कैनोपी, कहता है एक सिंगल बनियान ट्री 200 कैरेट ग्रास के बराबर होती है, ठीक है। तो हम इसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। टू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी वी यूज बायोमास, हम क्या यूज करते हैं जी, बायोमास। एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल बायोमास कितना है और पूरा एरिया कितना है, ठीक है। नेक्स्ट आती है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। देयर आर 4 फैक्टर्स विच डिटरमाइन पॉपुलेशन ग्रोथ। नेटैलिटी जिसको हम बर्थ रेट कहते हैं, मोर्टेलिटी जिसको हम डेथ रेट कहते हैं, इमिग्रेशन यानी कि अंदर आ रही है कोई चीज़, ठीक है, और एमिग्रेशन यानी कि बाहर जा रही है पॉपुलेशन, ठीक है। कहता है इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, कहता है अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को हम n के साथ डोनेट करें तो फिर कितनी आएगी, nt+1 कितनी आएगी, nt प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं nt+1 इज इक्वल टू nt प्लस बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, nt इज इक्वल टू n0 प्लस बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है, बर्थ रेट क्या काउंट हो रहा है बीच में, डेथ रेट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इमिग्रेशन काउंट हो रही है, एमिग्रेशन क्या हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ मॉडल्स। फूड, पहला क्या है, फूड रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो, ठीक है, अबायोटिक स्ट्रेस एब्सेंट है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ विल एक्सपोनेंशियल, यानी कि फूड रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन डेंसिटी, ये टाइम है, तो ये क्या होगी, ग्रोथ हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जे शेप की होती है ये, ठीक है। इसमें क्या आ गया, dn/dt इज इक्वल टू b - d इंटू n
किसके बराबर आ गया, dN/dt इज इक्वल टू Rn, जिसमें R क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इसमें क्या होते हैं, नेचुरली इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है वैल्यू ऑफ आर। नॉर्वे रैट की कितनी है, 0.015, फ्लोरबीट की 0.12, ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 0.0205, 1981 में इतनी थी, ठीक है, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट आ गया इंटीजरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या होती है, एनटी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, ठीक है, जिसमें एनटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन नॉट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड ई द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.71828, ठीक है। बट कहते हैं ये ग्रोथ मोटर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। रियलिटी में क्या करता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व रियलिटी में जो एग्जिस्ट करता है, क्या होता है, ये dN/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n डिवाइडेड बाय k, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। A population growing in the habitat with limited sources show initially a lag phase followed by a phase of acceleration and deceleration and finally an asymptote, ठीक है, दैट इज केस किसके बराबर आ गया, n के बराबर आ गया, ये आ गया सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, पहले इंक्रीज हो रहा है उसके बाद क्या हो गया, स्टेबल हो गया। नेक्स्ट आ गया असिम्प्टोट व्हेन रीच इट्स कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही ब्रीडिंग शो करते हैं। फॉर एग्जांपल पैसिफिक सैल्मन हो गया, फिश और बैम्बो ट्री, ठीक है। बैम्बो ट्री की स्टोरी आप गूगल पे जाकर सर्च करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। ये क्या करता है जी, पहले 5 साल क्या करता है, सिर्फ इसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसके बाद जाके क्या करता है, बहुत ज़्यादा 200 फीट तक लंबा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अदर ब्रीड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, कुछ क्या होती हैं, वो अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, ठीक है। कुछ आगे सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, कहता कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, बट कौन से, नहीं सॉरी, सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। कहता कुछ क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं पर उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयस्टर हो गया, पेलाजिक फिश होगी। अदर प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, कुछ क्या करती हैं, स्मॉल नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं पर उनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड और मैमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, है ना, पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्शन कैसे करती है। सबसे पहला क्या, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब जिसमें दोनों पार्टनर्स का बेनिफिट हो रहा है, यानी कि दोनों प्लस प्लस हैं, ठीक है। दो पार्टनर है, दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। दो तरह के होते हैं ये, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है और नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है, फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन है, कहते दो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर है, वो कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, वो क्या हो जाता है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, ठीक है। नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन रिलेशन में है तो वो क्या करते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, कैन लिव विदाउट ईच अदर। नेक्स्ट आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, जिसमें दोनों पार्टनर्स क्या होते हैं, बेनिफिट नहीं होता उनको, दोनों को नुकसान हो जाता है कंपटीशन जब हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, एक पार्टनर को बेनिफिट होता है, दूसरे को बेनिफिट नहीं होता, यानी कि एक पार्टनर जो होता है दूसरे पार्टनर को क्या करता है, खाता है। नेक्स्ट आ गया पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, एक पार्टनर दूसरे के ऊपर रह रहा होता है, ठीक है, और उसको खा भी रहा होता है, उससे शेल्टर भी ले रहा होता है, ठीक है। ये भी, इसमें भी क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेक्स्ट आ गया कॉमनसलिज्म। कॉमनसलिज्म मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या दूसरे को ना तो बेनिफिट हो रहा है, ना ही उसको कोई हार्मफुल नुकसान पहुंचा रहा है उसका, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म क्या हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है पर अपनी कोई चिंता नहीं है उसको, ठीक है, एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो क्या होगा, एमेंसलिज्म। नेक्स्ट आ गया प्रीडेशन। इन 1920 ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, अ प्लांट नेम्ड प्रिकली पेयर, जिसको हम जो कैक्टस की तरह लगता है, देयर इज नो एनी नेचुरल प्रीडेटर ऑफ दिस प्लांट, उसका क्या था, नेचुरल प्रीडेटर कोई भी नहीं था, सो इट कोज हेवन इन द ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो गया, उसने क्या किया कि हेवन का मतलब कि बहुत ज़्यादा फैल गया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो नेचुरल प्रीडेशन इसकी कौन सा आ गया, कैक्टोबैक्यूलस, जिसको हम मौत कहते हैं। प्रीडेटर क्या होता है, इट कीप प्रे पॉपुलेशन इन चेक, ठीक है, एक प्रे की पॉपुलेशन को चेक में रखता है, ठीक है। अगर कोई प्रीडेटर ना हुआ तो कोई भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, ठीक है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, इस स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, द स्टारफिश पिसास्टर जो स्टारफिश थी, इज एन इम्पोर्टेंट प्रीडेटर, वो क्या थी, इम्पोर्टेंट प्रीडेटर। इफ वी रिमूव इट सॉरी if we will remove it, then 10 species of invertebrate become extinct within a year, कहते हैं एक साल में कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, 10 स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इन केस ऑफ प्लांट। प्लांट कैसे अपने आप को बचाते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो थोन प्रोड्यूस कर लेते हैं, कंडे है ना, एकेशिया हो गया या फिर कैक्टस हो गया, या फिर वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, जैसे कैफीन हो गया, ओपीमन हो गया, निकोटीन हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया। कैलोट्रोपिस क्या रिलीज करते हैं, कार्डियल ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स क्या होता है, बटरफ्लाई फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करती है, मिमिक्री शो करती है, ठीक है, मिमिक्री शो करती है यानी अपने आप को हाइड कर लेती है, ठीक है। फिर मोनार्क बटरफ्लाई होती है, एक होती है विजोरी बटरफ्लाई, ठीक है। ये क्या करती है, डिस्टेस्टफुल होती है, यानी कि इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो फिर उससे क्या होता है, जब टेस्ट अच्छा नहीं होता तो ये क्या करते हैं, बच जाते हैं। विसोरी बटरफ्लाई करती है, बहुत जमी होती है, बट इसकी शेप और कलर क्या किसकी तरह होती है, मोनार्क बटरफ्लाई की तरह होती है। तो अब देखो, मोनार्क बटरफ्लाई है, ये तो है ही कड़वी है ना, इसका कोई टेस्ट ही नहीं है, तो इसको कोई खाता नहीं है, ठीक है। दूसरा कि विसोरी बटरफ्लाई ये जमी होती है बट इसकी शेप मोनार्क की तरह होती है, तो इसका मतलब कि ये दोनों क्या करते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कंपटीशन। Darwin spoke that due to interspecific competition, a potent force in organic evolution, यानी कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, डार्विन ने क्या किया था, क्या कहा था कि जो पर्सन, जो भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल है, वो अपने आप को वो स्ट्रगल करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, और जो नहीं करते वो सर्वाइव नहीं कर पाते। People believe that competition occur when closely related species compete for same resources that are limited, कहता जो लोग थे उस टाइम पे वो क्या बिलीव करते थे कि कंपटीशन कब अक्कर होता है, जब कोई दो पर्सन सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हों और जो रिसोर्सेज कम है, ठीक है, बट ये ट्रू नहीं है। इफ टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज, कहते कुछ अनरिलेटेड स्पीशीज हैं जो कि सेम रिसोर्सेज के लिए वो भी compete करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम शैलो साउथ अमेरिकन लैग्स विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिस्टेंट फिशेस compete फॉर देयर कॉमन फूड, वो अपने कॉमन फूड के लिए compete करते हैं, कौन से, द यू प्लैंकटन इन द लैग। नेक्स्ट आ गया इंटरफेरेंस कंपटीशन। Even if food resources are not limiting, then it is called interference competition, ठीक है। तो कहता कि अगर फूड रिसोर्सेज जो है लिमिटेड नहीं है, ठीक है, बहुत सारे हैं फूड रिसोर्सेज, उसके बाद भी अगर कोई कंपटीशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस कंपटीशन। If the reproductive fitness of one species is adversely affected in the presence of other species, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कॉम्पिटिटिंग एक्सक्लूजन। गोज क्या कहते थे, गोज स्पोक दैट इफ टू स्पीशीज इनवेरिएबली कंप्लीट विद ईच अदर, देन वन स्पीशीज विल एक्सटिंक्ट वन डे। गोज ने क्या कहा कि अगर दो इंडिविजुअल है, दो स्पीशीज हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं एक ही सोर्स के लिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उन दोनों में से कोई एक स्पीशीज क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। For example, in Galapagos Island, the
एबिंडोन टोर्टोइज जो है वो बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड। उन्होंने क्या कहा कि जो गैलापागोस आइलैंड है, जब उन पे गोट्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, उनसे पहले वहां पर क्या थे, टोर्टोइज की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। लेकिन गोट जब इंट्रोड्यूस हुए उसके बाद क्या हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गए। नेक्स्ट आ गया कॉम्पिटिटिव रिलीज। इफ टू स्पीशीज compete then one species is removed and hence other species life will be very easy। कहता कि दो स्पीशीज अगर आपस में compete कर रहे हैं तो उसमें एक स्पीशीज को अगर हम रिमूव कर दें तो दूसरे की लाइफ क्या हो सकती है, इजी हो सकती है। ऑन द रॉकी सी coast of Scotland the larger and competitively Supertor Barnacle balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller Barnacle Chathamans from the zone। ठीक है, इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि हर्बीवोरस एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन कार्निवोरस। कहते हैं कार्निवोरस को छोड़ के हर्बीवोरस और प्लांट है ना, उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन का। ठीक है, कार्निवोरस पे कम पड़ता है। नेक्स्ट आता है गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इट स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज। कहता जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं अगर वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, कैन नॉट को एग्जिस्ट indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। कहता अगर दो स्पीशीज आपस में compete कर रहे हैं तो उनमें से क्या होगा, वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, देन एक जो होगा उनमें से वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन नेचर प्रमोट को एग्जिस्टेंस दैट इज रिसोर्स पार्शनिंग। ठीक है, रिसोर्सेज को पार्शली उसको डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैकआर्थर शोज दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist during the behavioral difference in their foraging activities। कहता 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं बार्बलर्स की, वो क्या करते हैं, सेम ट्री पे रहते हैं। ठीक है, और वो कंपटीशन को अवॉइड करते हैं और कोएग्जिस्टेंट रहते हैं क्योंकि उनका बिहेवियरल डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पैरासिटिज्म होस्ट स्पेसिफिक। मैनी पैरासाइट्स हैव इवोल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक। क्या मतलब, दे कैन पैरासाइट्स ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ द होस्ट, सिर्फ एक होस्ट पे रहते हैं। इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवोल्व। कहते हैं वो इस तरीके से होस्ट के ऊपर रहते हैं कि वो क्या करते हैं, दोनों होस्ट और पैरासाइट दोनों को इवोल्व होके रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर टाइप्स, टोटल रूट पैरासाइट। टोटल रूट पैरासाइट कौन सा होता है, रेफ्लेशिया। ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था। ठीक है, टोटल रूट पैरासाइट कौन सा है, रेफ्लेशिया है। टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा है, कस्कट्टा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हेमी पैरासाइट, मिसल्टो। हाइपर पैरासाइट बैक्टीरियोफाइल्स, जिसको इकोलाई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ट्रिमेटोड पैरासाइट, ह्यूमन लिवर फ्लूक। डिपेंड ऑन द टू इंटरमीडिएट होस्ट, कौन कौन से, स्नेल और फिश। नेक्स्ट आ गया मलेरिया पैरासाइट, मॉस्किटो इज द प्रीडेटर नॉट पैरासाइट। ठीक है, मॉस्किटो क्या होता है, प्रीडेटर होता है, वो पैरासाइट नहीं होता। ठीक है, पैरासाइट क्या होता है, जो उसके ऊपर ही रहता है। प्रेडेटर क्या होता है, जो सिर्फ बीमारी फैलाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होता है, इफ पैरासाइट आउटसाइड द बॉडीज। ठीक है, अगर पैरासाइट बॉडी के बाहर रह रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल लाइस होगी ह्यूमंस में, लाइस का मतलब जुएं जो पड़ जाती हैं। ठीक है, टिक्स होगी डॉग्स में, है ना, डॉग्स में जो पड़ जाती हैं टिक्स। Many marine fishes are infested with ectoparasite copepods। ठीक है, फिर कसकट्टा हो गया, a parasite plant that is commonly found growing on the hedge plants has lost its chlorophyll। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता and leaves in the course of evolution। फिर क्या होगा, फीमेल मॉस्किटो डू नॉट कंसीडर अ पैरासाइट। उसको हम पैरासाइट नहीं बोल सकते मॉस्किटो को, ऑल्दो इट नीड अवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या आ जाता है, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट कौन से होते हैं, वो जो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है,
फिर आ गया ब्रूड पैरासिटिज्म, इन विच द पैरासाइट बर्ड लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम। फॉर एग्जांपल कोयल होती है कुक्कू, आपको पता है ये क्या करती है, अपने अंडे अंडे तो देती है लेकिन ये उसकी देखभाल नहीं करती, ये क्या करती है किसी और की नेस्ट में जाके रख देती है, तो वही उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, देयर मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड while emphasizing their reproductive potential। नेक्स्ट आ जाता है कॉमनसेलिज्म। क्या होता है, इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट, एक स्पीशीज क्या होता है बेनिफिट हो रहा है, एंड अदर इज नीदर हार्मफुल नॉर बेनिफिट, दूसरे का ना तो नुकसान हो रहा है ना ही उसका कोई फायदा हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइड ऑन द मैंगो ब्रांच, वो क्या कहाँ पे उगता है, मैंगो ब्रांच पर ग्रो करता है। For example, Bernaccus growing on the back of wheel, cattle great and grazing cattle हो गया, sea anemone and clown हो गया, sea anemone and hermit crabs हो गया, ठीक है। इसमें प्रोटोकार्पोरेशन होती है, प्रोटोकार्पोरेशन मतलब दोनों का फायदा हो रहा है। नेक्स्ट आ गया एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म क्या होता है, एक का नुकसान हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन आ गया और क्या आ गया, पार्थेनियम ग्रास आ गया। नेक्स्ट आ गया म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों का फायदा हो रहा है, ठीक है, दोनों का। फॉर एग्जांपल इंटीमेट म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और क्या आ गया, माइकोरिजिया आर एसोसिएटेड बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। फॉर एग्जांपल अदर प्लांट एनिमल रिलेशनशिप दैट इज को एवोल्यूशन, फिग एंड बी में हो गया, माउथ एंड यूका प्लांट में हो गया, ठीक है। There is tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasps. It means the given fig species can be pollinated only by its partner wasp species, ठीक है, and no other species। क्या कहता है वन टू वन रिलेशनशिप, क्या होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी है ना स्पीशीज है, तो वो क्या करता है, उसका जो वास्प है वही उसको पॉलिनेट करेगा फिग स्पीशीज को, ठीक है, उसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ गया, द फीमेल वास्प यूज द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओविपोजिशन, ओविपोजिशन यानी कि एग लेइंग पोजिशन में साइट, बट यूजेस द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। वो क्या करते हैं, फ्रूट में सिर्फ अपने अंडे ही ले नहीं करती, बट उसमें जो फ्रूट में जो नरिशमेंट भी देती है अपने लार्वे को, ठीक है। द वास्प पोलिनेट द फिग इनफ्लोरेसेंस while searching for suitable egg-laying sites. In return for the favor of the pollination, the fig offer the wasp some of its developing seeds as food for the developing wasp larva. For example, fig pollination होगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऑर्चिड्स। ऑर्चिड में क्या आता है, बी हो गया और बम्बल बीज हो गया। द मेडिटेरियन ऑर्चिड ओपरस employs sexual decide to get pollination done by the species of a bee, ठीक है। ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर है ना, तो इसकी जो शेप होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट शेप का है, ठीक है, तो इसकी शेप भी कौन सी होती है, हार्ट शेप की होती है, वो इसके ऊपर आकर डायरेक्ट पॉलिनेट कर देता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो कॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड रह गया था इकोटोन, इट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम के बीच का जो जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसमें मैंने जो कुछ भी लिखा है वो एनसीईआरटी से लिखा है, आपने एक भी लाइन को मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप मुझे बता दो आपको किस टाइम पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसी टाइम पे डेली अब वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है जी। और आपको नेक्स्ट अगर किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।